तो चौथा चरण समाप्त हो चुका है। बंगाल में हिंसा इस चरण में भी हुई है। कूच बिहार में आज हिंसा हुई है। वहां पर सीआरपीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने की कोशिश हुई, वहां पर गोली भी चली। टीएमसी का आरोप है कि अभी कुछ देर पहले ही डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि हाथों में खून लग गया लोगों के, कैसे बच पाएंगे वो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी आज शीतलकुची में हुआ है जी कूच बिहार में, वह बताता है टीएमसी का बौखलाहट। उन्होंने चुनाव को हारना कंसीड कर लिया है, एक्सीड कर लिया है। वो मान चुके हैं कि वो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आई है। आज सवेरे 7:30 बजे, जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, जी 7:30 बजे आनंद बर्मन नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लाइन में लगे हुए गोली लगी और वो मारा गया। उसके बाद टीएमसी के लोगों ने इकट्ठा होकर के क्विक रिस्पांस टीम के अस्त्र को छीनने का प्रयास हुआ जी। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि शीतलकुची में ही ममता जी का वक्तव्य है कि सीआरपीएफ को घेरो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को घेरो। वो कहे, उनका आरोप है कि सीआरपीएफ ज्यादती कर रही है, उनके वोटरों को रोक रही है, जो उनका वर्जन है ममता बनर्जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर, ये सब लोग होते हैं। और ये इसका तो आरोप है कि ये सब लोग केंद्र सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां मौजूद है। देखिए, ममता जी सच्चाई को बीजेपी के नेता की तरह काम कर रहे हैं। अभी जी, ममता जी सच्चाई को कबूल करने में वो नहीं कर रही हैं कबूल जी। सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता ने उनको इस बार घर बैठाने का और उनको चुनाव में परास्त करने का मन बना लिया है, और इसलिए उनको सब कुछ ही डार्क दिख रहा है, सब कुछ ही उनको अपने विरोध में दिख रहा है। आखिर डेमोक्रेसी, आखिर प्रजातंत्र, ये इतना भारत का जो माना गया प्रजातंत्र है और जो सिस्टम है, आप चुनाव जीत लेते हो तो चैंपियन, तो शहंशाह, आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम, सीआरपीएफ। अब मैं चर्चा नहीं करना चाहता आज के दिन में, यही वेस्ट बंगाल था ना जहां आपने हजारों लोगों को पंचायत का चुनाव का नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करने दिया है। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी और बहुत लोग उसके बावजूद भी नहीं भर पाए। वन साइडेड इलेक्शन हो गया। तो डू यू वांट दैट बंगाल? दैट इज योर बंगाल, दैट इज ममताज बंगाल। ये ममता चाहती है, इसको वो प्रजातंत्र कहती है। प्रजातंत्र तो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चुनाव को कराएगा और करा रहा है, वो एक, और आपके पास ऑब्जर्वर्स हैं, सब कुछ है, आप हर एक बात को कह सकते हैं, लेकिन अस्त्र को छीना, और ये तो रिपोर्ट आ रही है ना ऑब्जर्वर्स की, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। पढ़ी मैंने उस रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास जानकारी है। यह स्पष्ट बताता है। और देखिए, जो डायरेक्ट ने कहा, मैंने डायरेक्ट का स्टेटमेंट पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन खून लग गया है, ये आप ही ने लगाया है, आप ही के कार्यकर्ता अब आप इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ही उनको उकसा रहे हैं। पर ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में भी कहा, उन्होंने बोला कि ये मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं, लेकिन ये बीजेपी वाली सीआरपीएफ बन गई है। क्या आपको लगता है फोर्सेस के लिए जो बात कही गई? बंगाल के नेताओं ने बंगाल को लंबे समय तक भरगला करके रखा, उसका यह नतीजा है। और ममता जी अभी भी पीछे नहीं हट रही है। फैक्ट रिमेन्स, द स्टोरी इज डिफरेंट। और इसी तरीके से बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश होती रही है। हम कूच बिहार की बात कर रहे हैं, आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ, शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है, सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन, कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी इज द ऑर्डर ऑफ द डे।
ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। लेकिन दूसरी तरफ से वर्जन आता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी जो है, आप लोग यूपी से, बिहार से तमाम लोगों को लेकर आए हैं। जो ममता बनर्जी कहती है, मैं तो उनको कोट करता हूं कि बीजेपी यूपी बिहार से गुंडों को लेकर आ गई है यहां पर और चुनाव लड़वा रही है। ऐसा है, ये मैं फिर बताता हूं, ममता जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है, जिसको आप लोगों ने भी बहुत कवरेज दी है जी। मतलब आपका वर्कर हो तो वो कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता हो तो वो गुंडा। ये टर्मिनोलॉजी कहां से सीखी है? उनका कहना है कि चुनाव मैनेजमेंट के लिए बाहर से लोग आए हुए हैं सब। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं है? और दूसरी बात, बंगाल का चुनाव में वोट बाहर का आदमी दे रहा है या बंगाल का आदमी दे रहा है? बंगाल का एमएलए बन रहा है या बाहर का आदमी एमएलए बन रहा है? वो ये किस तरीके के हम नैरेटिव से तय करने वाले हैं? और मैं फिर बता दूं, ममता जी की एक एक नैरेटिव को बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया है। बाहरी भीतरी की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां के थे? आचार्य देव कहां के थे? हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां के थे? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस तरीके से बंगाल के विभाजन को के समय पर अपना योगदान किया है, वो सब जानते हैं। देश में पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था उस समय उनका रोल क्या है वो भी जानते हैं। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान के लिए बलिदान देने वाले कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हीं के बात को लेकर के एक नेशन, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान, इस बात को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो हम बाहरी हो गए और वो भीतरी हो गई। बंगाल ने जो दृष्टि दी उसको लेकर सारे देश में जाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की। क्या ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है? वो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की की बात कर रही है। इसकी वजह से आप लोगों को भी मेहनत या फिर कहीं तो जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह ने भी मेरे एक साक्षात्कार में बोला कि भूमिपुत्र ही बनेगा इंटरव्यू। आप लोगों को भी इंफेसाइज करके बोलना पड़ रहा है कि एक बंगाली मुख्यमंत्री होगा, हम बाहर से किसी को नहीं लेके आएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी? हम इलेक्शन में मेहनत हमेशा करते हैं और हमको करने में कोई आपत्ति नहीं होती, ये हम करेंगे ही करेंगे जी। लेकिन फॉल्स नैरेटिव को बंगाल की जनता ने निगेट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए आप ऐसे जितने भी आरोप लगाने चाहे आप लगाइए। और मैं आपको बताऊं, ये सब आरोप किसी में भी कोई कंटेंट या कोई गहरापन नहीं है। ये देखिए, एक मुख्यमंत्री के द्वारा कहना बाहरी लोग आ रहे हैं, ये भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार है क्या? एक 10 साल तक संवैधानिक पद पर रहने वाली महिला नेत्री इस तरीके के शब्दों का शब्दावली कहती है, आप पूछते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन ये उनके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके सोच के बारे में बहुत दूर तक इंगित करता है। एक आप लोगों पे आरोप है कि आप कॉम्युनल एजेंडे के ऊपर पूरे इलेक्शन को लेके गए हैं। हालांकि हरे रामा हरे कृष्णा भी हो रहा है इस चुनाव में, चंडी पाठ, दुर्गा पाठ भी हो रहा है, लेकिन जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कॉम्युनल एजेंडा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अब चंडी पाठ कर रही हैं। अमित जी, बहुत आपने अहम सवाल उठाया है। मैं जरा तफसील से इसका जवाब देना चाहता हूं, इत्मीनान से जवाब देना चाहता हूं। 10 साल तो आपने विसर्जन को रोका दुर्गा पूजा के, 10 साल तो आपने सरस्वती पूजा नहीं होने दी, 10 साल तक आपने सारे विषयों को रोकने का आपने प्रयास किया और आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, आपने अपीजमेंट की राजनीति की, आपने कुछ लोगों को कम्युनल एंगल पर प्रश्रय दिया। और मैं आपसे पूछता हूं, इस बार टीएमसी के सभी नेताओं को सरस्वती पूजा क्यों मनाना पड़ा? क्यों घंटी बजानी पड़ी? क्यों चंडी पाठ करना पड़ा, वो भी 2021 में आकर के? इसलिए कि बंगाल की जनता ने इस बात को समझ लिया कि आपने कम्युनल एंगल चलाया और उसके कारण लोगों ने अपने तरीके से, आज जो आपके टेप्स रूप्स आए हैं वो बाहर क्लब हाउस के, उसमें वो बता रहे हैं कि 10 साल से तो हम तुष्टीकरण करते रहे और हमारा नारा है, उसमें तो 20 साल, उसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं आती है। तो यही लोग तो तुष्टीकरण करते रहे। और हमारा तो कहना है तानाशाही, तुष्टीकरण, टोलाबाजी, इसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो बात आपने जय श्री राम की कही, देखिए जय श्री राम हैज बिकम
स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम, और वो भी कैसे, किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, कि अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना। ये आपने 2019 की लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। कहीं नारे लग गए तो उतर करके डांट देना, तो आपने ही तो पॉपुलर कह रहे कि आप उनका आरोप है कि आप लोग चिढ़ाते हैं उस नारे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, वो नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिखा है दुर्गा पूजा को आपने रोका है, आपने सरस्वती पूजा को रोका है, आपने राम जन्मभूमि के अयोध्या के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगाया है। कौन भूलेगा इन बातों को? और इसके लिए क्या हमको कोई पाठ पढ़ाना पड़ता है क्या सीख देनी पड़ती है? हाल ही में प्रधानमंत्री, बंगाल की जनता, बंगाल का कल्चर आप जानते हैं, बंगाल के लोगों का आप स्पिरिट जानते हैं। वो टीएमसी का तो आरोप रहता है, ये तो लेफ्ट का भी आरोप है कि बंगाल का कल्चर कम्युनल एजेंडे के साथ नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है। ये तो हम बोलते हैं, उन्होंने तो 2021 में बोलना शुरू किया है, और वो इसलिए बोलना शुरू किया है क्योंकि चुनाव में शेष हो गए। जी, एक